गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस। यह क्लास 10th का 6th चैप्टर है साइंस का और फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस में जनरली हम 4 पोर्शंस पढ़ते हैं। ठीक है, 4 वीडियोज आएंगे इसके। आज इस वीडियो का पहला पोर्शन है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस समझने से पहले हम समझते हैं कि कोई भी चीज़ लाइव अलाइव कैसे है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर कोई भी चीज़ अगर मूवमेंट करते हुए दिख रहा है तो मतलब क्या है, वो लाइव है, राइट। जैसे यहाँ पे डायग्राम में हमें दिख रहा है कि हॉर्स दौड़ रहा है ना। मछली क्या कर रही है, स्विम कर रही है। ठीक, और वही देख रहे हो ये जो बर्ड है ये फ्लाई कर रही है। ठीक है, तो मतलब ये सारा अलाइव है ना। अगर मैं बोल दूं कि ये घोड़ा सो गया, ठीक है, या फिर मछली स्विम नहीं कर रहा है, या फिर बर्ड क्या कर रहा है, उड़ नहीं रहा है, तो व्हाट डज दैट मीन? वो लाइव नहीं है, वो नॉन लिविंग है? नहीं। तो जरूरी नहीं है कि एक्सटर्नल मूवमेंट हो तभी कोई भी ऑर्गेनिज्म लाइव है। ठीक है, एक्सटर्नल मूवमेंट के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे सपोज ये सारे सो रखे हैं, इंसान चिल्ला रहा है फिर सो गया, स्टिल वो ब्रीदिंग कर रहा है। ठीक है, इंटरनल मूवमेंट अभी भी उसके शरीर में हो रहा है। ठीक है, इंटरनल मूवमेंट क्या होता है? जैसे देखो हम सो रहे हैं तब भी हमारा क्या है, हमारा लंग ब्रीदिंग कर रहा है, रिस्पिरेशन कर रहा है, हमारा हार्ट ब्लड पंप कर रहा है। ठीक है, हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, जितने भी हमारे नर्व्स हैं उसमें ब्लड का फ्लो हो रहा है। हमारे जो सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे मूवमेंट हो रहे हैं, राइट। तो जरूरी नहीं कि एक्सटर्नल मूवमेंट हो तभी हो सकता है। ठीक है, इंटरनल मूवमेंट होता है, मॉलिकुलर मूवमेंट होता है, हमारे बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स बहुत सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस में यही हम लोग डील करते हैं इस चैप्टर में कि कोई भी लाइफ अगर एक प्रोसेस है तो उस प्रोसेस को चलाने के लिए हम कितने सारे एक्टिविटीज हमारा शरीर कर रहा है। ठीक है, बेसिकली अगर यहाँ पे देखें तो हमने कैसे डिफाइन करा है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्मूला है लाइफ प्रोसेस का कि ऑल द प्रोसेसेस विच आर अकरिंग इनसाइड आवर बॉडी विच आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, राइट। हमारे शरीर के अंदर जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं जो कि जरूरी है हमें जिंदा रखने के लिए, वो ऑल आर लाइफ प्रोसेस, है ना। अब लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या क्या हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। पहली बात तो क्या करोगे, जिंदा रहने के लिए हमें फूड चाहिए। फूड क्यों चाहिए? क्योंकि फूड हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्योंकि देख रहे हो ना, आप दौड़ रहे हो, गा रहे हो, मतलब पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी प्रोसेस कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, सबके लिए एनर्जी चाहिए, है ना। कुछ भी नहीं करो, बेड पे सोए हुए फिर भी आप ब्रीथ कर रहे हो, तुम्हारा हार्ट पंप कर रहा है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, राइट। तो सारे प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए होता है। तो एनर्जी कहाँ से मिलता है? तो जो फूड खाते हैं, जो हम फूड खाते हैं उससे क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन, या द प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन, जो कि इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के क्लास में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन। किसका न्यूट्रिशन करेंगे? प्लांट का और ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, उसके बाद सपोज जो फूड ले लिया, ठीक है, तो उस फूड से क्या होता है, हमें एनर्जी निकालना होता है। वही एनर्जी तो हमें काम करेगा शरीर को चलाने में, ब्रीदिंग करने में, सारे प्रोसेस में। तो वो एनर्जी कहाँ से आता है बताओ? रिस्पिरेशन से आता है। ठीक है, अब वो एनर्जी मिला जो हमारे फूड से, ठीक है, वो एनर्जी तो हर सेल को, हमारे बॉडी के हर पार्ट को चाहिए, राइट। तो वो कैसे जाएगा? उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए। सिंपल सा एग्जांपल है, आपके पास किसी का फैक्ट्री, आप चाहते हो कि सारे इंडिया में आपका प्रोडक्ट जाए, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा तभी तो उसको पहुंचा पाओगे ना। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे शरीर के अंदर भी है। ठीक है, जैसे ब्रीदिंग किया, नाक से सांस लिया, लंग्स में गया, फिर वहां से ब्लड वेसल्स लेता है, और ब्लड वेसल्स हमारे सारे पार्ट को, सारे सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। वैसे ही हमारा फूड बनता है जहाँ पे मतलब एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो वहां से एनर्जी एब्जॉर्ब करके हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सारे पार्ट्स में वो सर्कुलेट करता है, राइट। तो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का वर्क हो गया। एक्सक्रीशन क्या होता है कि कोई भी अगर फूड खाओगे, ठीक है, अब जरूरी नहीं जितने फूड खा रहे हो सबसे आपका एनर्जी मिल ही रहा है, कुछ ऐसे भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि उससे जनरेट होता है। ठीक है, तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे शरीर से निकालना होता है। सिंपल सी एग्जांपल है, कोई भी आप इंजन देख लो, कोई भी बाइक चला लो, ठीक है, पेट्रोल डाला और गाड़ी स्टार्ट हुई, गाड़ी चलाया, उसके लिए क्या है, उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है, क्या, जो धुआं निकल रहा है पीछे से, ठीक है, साइलेंसर से, तो उसको भी तो निकालना है ना। तो हमारे बॉडी भी वेस्ट प्रोडक्ट बनाती है, और उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए प्रोसेस क्या होता है, एक्सक्रीशन, राइट। तो हमेशा ध्यान रखना, 4 प्रोसेस जनरली हमारे शरीर में चलती है। न्यूट्रिशन, प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ फूड, उस फूड से एनर्जी बनाना, रिस्पिरेशन,
उस एनर्जी को सारे तरफ पहुंचाना, हमारे सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्टेशन, और जो वेस्ट प्रोडक्ट उस सारे प्रोसेस में जनरेट हो रहा है उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हो हमारा लंग्स है ना, ये हमारे ये रिस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, ये जो हमारा हार्ट है ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है ब्लड को पंप करके, है ना। तो ये सारे अगर देखा जाए तो यही सब प्रोसेस हम पढ़ने पर आज पढ़ेंगे, जैसे दिल का धड़कना है ना, हाँ कैसे दिल धड़कता है, क्यों धड़कता है, हमारा लंग का काम क्या होता है, हमारे बहुत सारे ग्लैंड्स हमारे शरीर में उसका काम क्या होता है, ठीक है, बहुत सारे पार्ट है। अच्छा अब बताओ, हमारा सेल एक तरह हमारा शरीर को अगर मशीन मान के चले, ठीक है, तो क्या हुआ, हमेशा कुछ ना कुछ प्रोसेस अंदर में चल ही रहा है। ऑब्वियस सी बात है, मशीन भी चलते चलते खराब होता है, मशीन को भी रिपेयर करना होता है, ठीक है, मशीन को भी एनर्जी फ्यूल चाहिए होता है, ठीक है। तो जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं सिर्फ इसलिए हेल्प नहीं कर रहा है कि हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, हमारे बॉडी को रिपेयर करने में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट है उसको कराने में हेल्प कर रहा है, राइट। तो न्यूट्रिशन से आज स्टार्ट करेंगे। इस पूरे चैप्टर में हमको सिर्फ प्लांट और ह्यूमन बींग्स का पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो न्यूट्रिशन सिंपल सा फंडा है, क्या होता है न्यूट्रिशन, प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ फूड, फूड से क्या मिलता है हमें, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ऐसे ही बोल सकते हो प्रोसेस ऑफ फूड अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो सकता है बताओ, वो न्यूट्रिएंट या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, या प्रोटीन होगा, या फैट होगा, है ना। बहुत सारे लोग बोल देंगे सर विटामिन मिनरल्स, लिख देते हैं विटामिन एंड मिनरल्स, लेकिन बच्चे विटामिन एंड मिनरल्स से है ना हमें एनर्जी नहीं मिलता है, ठीक है। विटामिन आर कॉल्ड एज वाइटल अमाइंस, ये हमें हेल्दी रखने में करता है हेल्प। जैसे अभी कोविड चल रहा है तो बहुत सारे आपने सुना होगा विटामिन सी लो, विटामिन डी लो, ठीक ना। तो विटामिन क्या हेल्प करता है कि हम हेल्दी रहे, हमें बीमारियों से बचाता है। मिनरल्स का भी पर्टिकुलरली वही काम है, ठीक है। एनर्जी मेनली हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट से, ठीक है। जितना भी फूड खाएंगे उससे या तो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, फैट ले रहे हो, और ये तीनों क्या होंगे, इससे एनर्जी मिलता है। तो क्या ये डायरेक्ट इसी फॉर्म में एनर्जी मिलता है, नहीं नहीं। अगर कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग लेते हैं ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। प्रोटीन भी लेते हैं, प्रोटीन भी एक कॉम्प्लेक्स है, बड़ा सा मॉलिक्यूल है, फैट भी एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसको डाइजेस्ट करने से पहले है ना हमें इनको तोड़ना होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को हम ब्रेक करते हैं सिंपल शुगर में, ठीक। प्रोटीन को हम लोग तोड़ते हैं अमाइनो एसिड्स में, फैट को हम लोग तोड़ते हैं, याद रखना, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, राइट। क्यों तोड़ा, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है ना बड़े मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और हमें इससे अपने ब्लड वेसल से एब्जॉर्ब कराना है, तभी एब्जॉर्ब कर पाओगे कि बहुत जब छोटा पार्टिकल्स होगा तभी। एक सिंपल सा एग्जांपल लो, ठीक है, कोई भी चीज़ है, वो आप सीविंग मशीन जानते हो, घर पे मम्मी आटा वो छानती है ना, तो उसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब कौन हो पाता है, जब सबसे छोटा होता है ना वही सबसे नीचे जाता है, ठीक है, उससे बड़ा उसके ऊपर, उसके ऊपर। तो मतलब क्या होता है, जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल होगा वही सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब कर पाएगा। कार्बोहाइड्रेट बड़ा है, प्रोटीन बड़ा है, तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, उसका सिंपल शुगर, ग्लूकोज बोल सकते हो। प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, अमाइनो एसिड्स, और फैट का फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। तुम्हारे न्यूट्रिशन प्रोसेस हो या फिर डाइजेशन प्रोसेस हो, उसमें हम लोग क्या करते हैं, फूड लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड, और उसमें बहुत सारे फिजिकली उसको तोड़ते हैं, उसके बाद केमिकल बहुत सारे ग्लैंड्स का सिक्रेशन आता है। उसका पर्पस क्या होता है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना, फिर बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और वो उसको अब्जॉर्ब करेगा, राइट। तो न्यूट्रिशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। न्यूट्रिशन जो आप न्यूट्रिएंट ले रहे हो दो तरीके से ले रहे हो, ठीक है, या तो आप खुद से अपना फूड बना के अपना न्यूट्रिशन ले रहे हो, है ना, या फिर क्या कर रहे हो, किसी और ऑर्गेनिज्म ने वो फूड बनाया और आपने क्या किया, आप उससे अपना फूड ले रहे हो, ठीक है, दो हो सकता है, ठीक है। तो पूरे प्लैनेट पे सिर्फ ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गा ही हैं जो कि अपना खुद का फूड प्रिपेयर करता है, राइट। और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोट्रॉपिक। ऑटो नाम से पता चल रहा है, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, है ना, मतलब सेल्फ, खुद का अपना खाना बना रहा है।
खुद का खाना कौन बनाता है? ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गा। ब्लू ग्रीन एल्गा क्या होता है? एक एल्गी का ही एक पार्ट होता है, टाइप होता है, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल हो गए। हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है, हेटेरो मतलब अदर, तो ऑल द ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, राइट। इसके भी तीन टाइप हो जाएंगे, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक, राइट। सेप्रोफाइटिक बचपन में पढ़ा होगा, द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड, राइट। जैसे कोई प्लांट मर गया या फिर एनिमल मर गया तो उसको सरगल जाता है, तो उस पर देखोगे बहुत सारे मशरूम वगैरह जम जाते हैं, बहुत सारे यीस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। वो क्या करता है? वो सड़े गले चीज से अपना फूड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है और उससे वो सर्वाइव करता है, ठीक है। उसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। एग्जाम्पल हो जाएगा फंजाई, यीस्ट, मशरूम भी यीस्ट के अंदर ही आता है, ठीक है। सेकंड होता है पैरासाइट, ठीक है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन समझो। पैरासाइट क्या होता है ना, वो अपने होस्ट पे रहता है, किसी एक ऑर्गेनिज्म पे रहेगा, उसी से न्यूट्रिएंट सक करेगा, ठीक है, और उस न्यूट्रिएंट से अपना सर्वाइवल करता है। सिंपल सा एग्जांपल, हमारे सर में लाइस होता है, जू होते हैं, ठीक है। हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कसकटा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ये क्या करता है ना, ये किसी एक ऑर्गेनिज्म या तो प्लांट या एनिमल के ऊपर चला जाएगा और उससे न्यूट्रिएंट सक करता है, ठीक है। और उससे न्यूट्रिएंट सक कर करके क्या करता है, वो अपना क्या करता है, लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। एग्जाम्पल कसकुटा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, माइक्रोब्स इन आवर इंटेस्टाइन हो गया, लाइस इन आवर हेड हो गया, दे ऑल आर पैरासिटिक। होलोजोइक हम डिटेल में पढ़ेंगे आज। होलोजोइक न्यूट्रिशन में सारे जितने भी एनिमल्स हो गए, इंसान हो गया, डॉग हो गया, अमीबा हो गया, बर्ड्स हो गया, रैट हो गया, दे ऑल आर होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है कि फूड को एक्सटर्नली लेना प्लांट से या फिर एनिमल से, उसको मुंह में रखना, उसको पहले क्या ना, उसका फिजिकल मैनिपुलेशन करना, दांत से उसको काटना, उसको छोटा छोटा करना, उसके बाद पेट के अंदर जाके केमिकल डाइजेशन होता है। प्रोसेस बहुत ही कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। सेप्रोफाइटिक पैरासिटिक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लेकिन होलोजोइक न्यूट्रिशन बहुत ही कम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। और होलोजोइक न्यूट्रिशन ही हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दो तरह के पढ़ना है हमें, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक में क्या पढ़ेंगे, प्लांट कैसे फूड बनाता है। ऑब्वियस सी बात है, हम सबको पता है कि प्लांट कैसे फूड बनाता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और ग्रीन प्लांट में होता है, ठीक है। तो हम फोटोसिंथेसिस क्लास 10th के लेवल पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस में अगर होता क्या है, बचपन से ही पढ़ते आ रहा हो। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, सबको पता है, फोटो लाइट, फोटोन, है ना। सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर, मतलब लाइट के प्रेजेंस में कुछ प्रिपेयर करना, कुछ बनाना, इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो लाइट के प्रेजेंस में प्लांट क्या बना रहा है, फूड ही तो बना रहा है ना। देखो, तो ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है प्लांट को, ये एक टिपिकल प्लांट है, राइट। देखो क्या क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। वाटर कहाँ से ले रहा है, ये देखो, ये सॉइल है, सॉइल के अंदर क्या है, हमने इरिगेट करा, तो इरिगेट करने के लिए क्या होता है, हम इसमें वाटर डालते हैं, तो ये क्या होता है, सॉइल में वाटर होता है, तो वाटर रूट हेयर के थ्रू प्लांट अब्जॉर्ब करता है ना। तो पहला चीज होता है फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर, जिसको हम H2O बोल दिए, ठीक। दूसरा क्या होता है बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ ले रहा है, एटमॉस्फेयर में, पता है हमें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सारे गैसेज हैं, ठीक है। तो प्लांट क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करता है। कैसे अब्जॉर्ब करता है, स्टोमाटा के थ्रू। ये डायग्राम है स्टोमाटा का, ठीक है। ये जो लिव्स दिख रहा है ना, लिव्स में छोटे 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 क्या होते हैं, ओपनिंग होते हैं, ठीक है। उस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है लिफ में, इसी स्टोमाटा के थ्रू करता है, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को लेना होगा तो स्टोमाटा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है और उसका पोर खुल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर चला जाता है, राइट। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट खत्म हो गया तो क्या होता है, स्टोमाटा क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब ये होता कैसे है, देखो क्या होता है ना, ये देखो, ये है स्टोमाटा, ये ओपन स्टोमाटा है। इसके साइड में जो किडनी शेप्ड देख रहे हैं ना, ये दोनों, ये है, इसको बोलते हैं हम लोग गार्ड सेल, ठीक है। बीन शेप्ड होता है या किडनी शेप्ड होता है, आप दोनों बोल सकते हो। तो गार्ड सेल में क्या होता है ना, जिसको ओपन करना होता है तो इसके अंदर बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल्स रस करता है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज़ के अंदर पानी बहुत सारा डाल दोगे तो क्या होता है, वो फूल जाता है, टर्जिट हो जाता है। तो क्या होता है, पानी आने के कारण ये फूल जाता है, और फूलने के बाद क्या होता है, ये इसका जो आउटर वाल है ना, ये बाहर की तरह खींचा जाता है, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है, ये जो स्टोमाटा है ना, ये खुल जाता है, ठीक है। अब जब स्टोमाटा खुल जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इंटर कर जाता है, ठीक। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड सफिशिएंट अमाउंट में आ गया
तो अब क्या होगा, स्टोमाटा को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ ना, इसके अंदर जो पानी आ रहा था, जो इसको टर्जिट कर दिया था इसको, ठीक है, ये क्या करेगा, पानी फिर से बाहर जाना शुरू कर देगा, बाहर जाना शुरू कर देगा। अब ऑब्वियस सी बात है, पानी बाहर निकल जाएगा तो ये फ्लैसिड हो जाएगा, और ये फ्लैसिड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पोर बंद हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल है, कोई भी बलून है उसमें पानी डालोगे तो वो फूल जाएगा, फूलेगा तो क्या होगा, पोर बन जाएगा। उसी में से अगर पानी निकाल दो तो वो श्रिंक कर जाएगा, जिसको फ्लैसिड बोलते हैं, ठीक है। और श्रिंक करेगा तो पोर बंद हो जाएगा। तो कुछ ऐसे होता है स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग। क्या होता है, गार्ड सेल में पानी रश किया, टर्जिडिटी बढ़ गया, वो गार्ड सेल फूल गया और पोर खुल गया, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट खत्म हो गया तब क्या होगा, वो पानी गार्ड सेल से बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा और फिर पोर बंद हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा वर्किंग होता है स्टोमाटा का, ठीक। तो पानी लिया रूट के थ्रू, CO2 लिया स्टोमाटा का थ्रू, ठीक ना, एटमॉस्फेयर से, तो यहाँ पे CO2 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये बनाता है ग्लूकोज, ग्लूकोज को लोग बोलते हैं C6H12O6, याद रखना ये ग्लूकोज, और बनाएगा ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गया रिएक्टेंट्स, वाटर एंड CO2, एंड प्रोडक्ट क्या हो गया, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, राइट। अच्छा, ये रिएक्शन कुछ इस तरीके का होता है कि जैसे आप देखे होंगे कि घर में आपको सब्जी बनाना है तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे। जैसे आलू की सब्जी बनानी है तो आलू चाहिए, मसाले चाहिए, सरसों तेल चाहिए, है ना। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा, उसके लिए हमें किचन भी चाहिए, ठीक है। तो किसके प्रेजेंस में चाहिए, किचन में होगा तभी तो बना पाएंगे ना। तो वो किचन एक तरह से हो गया इसका क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का प्रेजेंस बहुत चाहिए, ठीक है। और इस फूड को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, गैस चाहिए, उसको जलाएंगे, आग निकलेगा तभी तो खाना पकेगा ना। तो वो सब्जी में क्या होता है हमारा, क्या वो गैस चूल्हे का काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इस एनर्जी से क्या होता है, हमारा फूड प्रिपेयर होता है। तो इस प्रोसेस में वह एनर्जी मिलता है सनलाइट से, राइट। तो ये फोटोसिंथेसिस का इंग्रेडिएंट्स हो गया वाटर, CO2, ठीक है। ये एनर्जी प्रोवाइड करा सनलाइट, ठीक है। किसके प्रेजेंस में हुआ, क्लोरोफिल, और बनाया क्या, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, राइट। तो फोटोसिंथेसिस को हम ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड CO2 गिव्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और ये सब कुछ जरूरी होगा, बिना वाटर का नहीं करेगा, बिना CO2 का नहीं करेगा, बिना सनलाइट का नहीं करेगा, बिना क्लोरोफिल के प्रेजेंस में नहीं करेगा, है ना। तो ये सारे चीज़ हैं, और ग्लूकोज बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा। अच्छा, मैंने तो एक पूरे स्टेप में पूरा फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन एक क्वेश्चन राइज होता है, क्या ये इतना सिंपल है कि वाटर मिलाया, CO2 से सनलाइट दिया, क्लोरोफिल दिया और ग्लूकोज बन गया? जी नहीं, इतना भी सिंपल प्रोसेस नहीं है, पूरा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। और मेनली 3 स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के, और तीनों स्टेप्स को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक। कुछ ऐसा बना। तो पहला स्टेप फोटोसिंथेसिस का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है। जो क्लोरोफिल था लीव्स के अंदर, उसके अंदर क्या होता है बताओ, ग्रीन पिगमेंट्स होता है, और ग्रीन पिगमेंट्स को क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। और वो क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, ठीक है। तो जो सनलाइट ले रहा है प्लांट, अगर क्लोरोफिल ना हो तो वो ट्रैप नहीं कर पाएगा, इसको बोलते हैं ट्रैप्स सनलाइट। तो पहला प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, इट्स अ ग्रीन पिगमेंट जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है, ठीक है। अब ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, ठीक है। सनलाइट था, अब केमिकल क्या बना, ग्लूकोज बना, तो ग्लूकोज केमिकल ही तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा। और हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रो मीन्स पता ही है वाटर, है ना। लिसिस मतलब टू ब्रेक डाउन, टू ब्रेक या टू ब्रेक डाउन, जो भी बोलो आप, ठीक है। तो क्या होता है, वाटर का टूटना इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है, पानी को तोड़ा जाता है, H2O। ऑब्वियस सी बात है, वाटर मिला हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके, ठीक है। तो ये टूट जाएगा H2 प्लस O2 में। अभी हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंसिंग बाद में करेंगे, ठीक है। वाटर टूट गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर टूट जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट, ठीक है। अब देखो, जो प्लांट हमें ग्रीन ऑक्सीजन देता है, जिसके कारण हम सारे सर्वाइव कर पा रहे हैं, प्लानेट पे ऑक्सीजन है, तो ये जो सारे हुए ना,
ये सेकंड स्टेप में ही आ गया, ठीक है। तो याद रखना ऑक्सीजन का फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस के सेकंड स्टेप में होता है, ठीक है। अभी भी हमारा ग्लूकोज नहीं बना है, ग्लूकोज बनेगा थर्ड स्टेप में। अच्छा, अब यहाँ पे ऑक्सीजन गैस आया और ये ऊपर चला गया, ये इवॉल्व कर गया, बाहर चला गया, और यही ऑक्सीजन हम लोग रिस्पिरेशन ब्रीदिंग में ले लेते हैं, ठीक है। अब बचाता है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्या करेगा ना, ये जो वाटर था, कार्बन डाइऑक्साइड था, CO2, इसको ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। CO2 प्लस H2O रिड्यूस करके क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा, C6H12O6। अब बोलोगे सर ये रिडक्शन कैसे हो रहा है ना। तो याद करो हमारे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में बताता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन को जोड़ेंगे या ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन, ठीक है। वैसे ही क्या था, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिमूवल को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन को एडिशन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। हमने क्या किया, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे बचा हुआ था इसको यहाँ पे लाके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2 के साथ रिएक्ट करा दिया। तो CO2 के साथ जब ये रिएक्ट हो गया तो रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस होकर क्या बना दिया, ये C6H12O6, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। तो याद रखो जो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये सेकंड स्टेप में होता है, और ग्लूकोज जो बनता है ये थर्ड स्टेप में होता है। ग्लूकोज कैसे बनता है, बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू C6H12O6, राइट। अच्छा, जैसे मैंने पढ़ा कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे सारे क्या हुए, कोई एनर्जी के फॉर्म में नहीं था, सारे रॉ मटेरियल थे। सन से हमने लाइट लिया, वी कॉल्ड इट लाइट एनर्जी, ठीक है। अब ये ग्लूकोज है, ये क्या है, केमिकल है, और ये केमिकल क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, है ना। ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है ना हमें, प्लांट को भी इसी से मिलती है। तो क्या हुआ, इसी के लिए बोला हमने कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गया केमिकल एनर्जी में, राइट। तो ये ग्लूकोज ये बन गया, ठीक। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखेंगे कि देखो ये क्या हुआ ना, ये लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये सनलाइट के प्रेजेंस में टूट रहा है वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, राइट। तो सनलाइट के प्रेजेंस में प्रोसेस हो रहा है, इसको हम लोग बोल देंगे लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। सिंपल सी बात है, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, पानी का टूटना क्या हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, इसी को लोग हमने क्या बोल दिया, लाइट रिएक्शन, ठीक है। ये जो रिडक्शन हो रहा है CO2 के अब्सेंस में हो रहा है, यहाँ पे कोई सनलाइट जरूरत नहीं है, बस रिडक्शन हुआ, ये कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे लाइट का प्रेजेंस नहीं है, तो इसको हम लोग बोल देंगे डार्क रिएक्शन, ठीक। तो हमेशा याद रखना हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर जो कि सेकंड स्टेप है वो लाइट रिएक्शन है, और जो थर्ड स्टेप है जो कि रिडक्शन ऑफ CO2 है वो क्या है, डार्क रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन क्यों है, क्योंकि सनलाइट के एब्सेंस में हो रहा है, इसके लिए डार्क रिएक्शन बोल दिया हमने। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये होता कहाँ है, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये आप टिपिकल प्लांट सेल का आप डायग्राम देख रहे हो, प्लांट सेल में क्या हुआ, ये देखो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ठीक है। और ये लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन हो रहा है ना, ये क्लोरोप्लास्ट में ही हुआ। यही क्लोरोप्लास्ट को हमने ना यहाँ पे ला दिया, ये यही क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो क्वाइन साइज स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं, थैलेकोइड बोलते हैं, वन को थैलेकोइड बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो मैट्रिक्स भरा है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। हमेशा याद रखना डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा है क्या, जैसे एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म लिक्विड भरा हुआ है ना, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। लाइट रिएक्शन होता है ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड, ठीक है। ये प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट था, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन हो रहा था, और लाइट रिएक्शन हो रहा था थैलेकोइड के मेम्ब्रेन में। थैलेकोइड क्या है, इसके अंदर जो क्वाइन साइज स्ट्रक्चर है इसको हमने थैलेकोइड बोल दिया। चलो आगे चलते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हो गए, ठीक है। तो एक तरह से देखो ना, केमिकल का कन्वर्जन हुआ है। सनलाइट था, लाइट को प्लांट ट्रैप किया विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, और वो एक लाइट एनर्जी था, उससे क्या बनाया, उसने केमिकल बनाया। कौन सा केमिकल बनाया, ग्लूकोज बनाया। और उस ग्लूकोज को क्या करेगा प्लांट, या तो यूज कर लेगा या फिर क्या कर लेगा, उसको स्टोर कर लेगा। हमेशा याद रखो प्लांट जो एनर्जी स्टोर करता है वह किसके फॉर्म में करता है, स्टार्च के फॉर्म में। बचपन में पढ़ा होगा कि स्टार्च में अगर हम डालेंगे हाइड्रोक्सिलेशन तो ब्लू ब्लैक कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्च कैसे बनता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज
है ना। तो ग्लूकोज ही स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब ग्लूकोज प्लांट में स्टोर होगा तो स्टार्च के फॉर्म में होगा। वही अगर एनिमल में जब ग्लूकोज स्टोर होता है ना, तो वो किसके फॉर्म में बनता है बताओ? वो बनता है ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड इन एनिमल्स ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, राइट। अब हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ लिया, अब हम आएंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, ठीक है। और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमें पढ़ना है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू डाइजेशन। अगर बोला जाए तो डाइजेशन एक पार्ट है न्यूट्रिशन का, ठीक है। जैसे आपने फूड बाहर से लिया, उसको खाया, ठीक है। अभी तो आप मुंह में खाया, दांतों ने क्या किया आपके, ठीक है, उसका फिजिकली मैनिपुलेट किया। आपने एप्पल लिया, खाया, दांतों ने क्या किया, उसे तोड़ा, ठीक है। दांतों ने क्या किया, उसे तोड़ा, राइट। और उसे तोड़ तोड़ के बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, फिजिकल मैनिपुलेशन होगा, क्योंकि फिजिकली आपको ने उसको तोड़ा, ठीक है। तो वो माउथ पे जाता है। फिर माउथ में वो चीज जाता है तो क्या होता है, माउथ में बहुत सारे सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, ये दिख रहा है ना, ये सारे सैलिवरी ग्लैंड्स है। ये सैलिवरी ग्लैंड रिलीज करते हैं सैलिवरी एमाइलेज। जो भी कोई भी कुछ खाते हो, फूड खाते हो या कोई भी फूड टेस्टी फूड देखते हो, तुम्हारे मुंह में पानी आने लगता है। तो जो मुंह में जो पानी आने लगता है उसको हम लोग सैलिवरी एमाइलेज बोलते हैं। और ये सैलिवरी एमाइलेज का काम क्या है बताओ? ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो याद रखना, हमारे माउथ में क्या कर रहा है, टीथ फिजिकली फूड को ब्रेक कर रहा है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर रहा है, ठीक है। और हमारे मुंह में क्या हुआ, सैलिवरी ग्लैंड्स है, वो सैलिवरी एमाइलेज रिलीज कर रहा है, जो कि मुंह में पानी आता है, और वो क्या करता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करता है। तो याद रखना, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे मुंह में स्टार्ट हो जाता है, एक तो ये, और केमिकल एज वेल एज फिजिकल डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ इटसेल्फ, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, और डाइजेशन होने के बाद फूड कहाँ चला जाता है, इसोफेगस में। इसोफेगस बेसिकली है क्या, हमारे माउथ से लेके हमारा गर्दन होते हुए हमारे पेट है, स्टमक है, स्टमक तक का एक पाइप है, एक ट्यूब है, ठीक है। इसके अंदर ना कोई ग्लैंड होगा, ना कोई सेक्रेशन होगा। बस इसका काम क्या है, जब हमारा फूड आया माउथ में, उसको पेट तक यानी स्टमक तक पहुंचाना, ठीक है। एक पतला सा ट्यूब होता है, गर्दन होते हुए जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे मूवमेंट क्या होगा, यहाँ पे होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है ना, कि ट्यूब का भी क्या होगा, जहाँ पे फूड आएगा वहां पे फैल जाएगा, फिर फूड निकलेगा तो फिर पतला हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला पार्ट क्या होगा, वो फैल जाएगा और वो पतला हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके जिगजैग मूवमेंट होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है। और जिगजैग मूवमेंट होते हुए क्या होता है, माउथ से हमारा फूड चला जाता है कहाँ, स्टमक में, ठीक। अच्छा, स्टमक में क्या होता है, फिर स्टमक में रिलीज होता है हमारा HCl, म्यूकस और पेप्सिन, ठीक है। और स्टमक के अंदर कौन सा ग्लैंड होता है, इसको बोलते हैं हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेट करेगा, याद रखना, सैलिवरी ग्लैंड कहाँ पे, माउथ में, पेट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेट करेगा HCl, म्यूकस, पेप्सिन। इन तीनों का फंक्शन नेक्स्ट वाले स्लाइड में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है लीवर। ये जो रेड सा देख रहे हो ना, ये लीवर होता है। जो ड्रिंकर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, उनका लीवर ही खराब होता है, ठीक है। तो लीवर क्या सिक्रेट करता है, पैनक्रिएटिक जूस, सॉरी बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। तो बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट सेक्रेटेड बाय लीवर, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे किसमें, नेक्स्ट वाले स्लाइड में। पैंक्रियाज भी कुछ सेक्रेट करता है, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फूड थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है किसमें, स्टमक में, ठीक है। स्टमक में क्या होता है, थोड़ा बहुत प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है। डाइजेशन लेकिन स्टमक में कंप्लीट होता नहीं है। तो स्टमक से फूड आता है, फिर ये देखो डिओडेनम है। डिओडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। उसके बाद आता है क्या, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, जो अंदर जो छोटे छोटे ये देख रहे हो ना, ये सारे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जाता है फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ज़्यादातर जो डाइजेशन होता है ना, डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा बहुत डाइजेशन होता है, और यहाँ पे भी कुछ वाटर वगैरह का, कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से फूड कहाँ आता है, रेक्टम, और रेक्टम से एनस के थ्रू जितने भी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जिसको हमने बोलते हैं, वो सारे यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ये अपेंडिक्स है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन, ये किसी काम का नहीं है, ठीक।
ये तो फूड कैसे आया, पास बताओ, माउथ में आया, माउथ से इसोफिगस में गया, इसोफिगस से स्टमक में गया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, लीवर का सेक्रेशन हुआ, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, पेंक्रियाज का सेक्रेशन हुआ, पेंक्रियाज यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन के बाद फूड गया लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर वेस्ट प्रोडक्ट होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए रेक्टम, और रेक्टम से फिर फूड बाहर, फूड तो नहीं बोलेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट एनस से फिर बाहर हो जाता है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे पार्ट हो गए। ऑर्गन पहला माउथ हो गया, माउथ में क्या था बताओ, सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड क्या सेक्रेट कर रहा था, सैलिवरी एमाइलेज, और सैलिवरी एमाइलेज क्या कर रहा था, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, डाइजेशन को मैंने पहले वाले स्लाइड में पढ़ो, मैंने क्या बोला था कि ये जो फूड लेंगे ना, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। ये कार्बोहाइड्रेट है, इसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर प्रोटीन हुआ तो इसको अमाइनो एसिड्स में तोड़ेंगे, याद रखना। अब फैट को तोड़ेंगे हम लोग फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो ये जो सारा जो ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट कर रहा है ना, इनका काम यही है कि कार्बोहाइड्रेट को सिंपलेस्ट शुगर में कन्वर्ट कर देना, प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्टेड इन माउथ। और इसोफेगस में क्या होगा, फिर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगा, फूड आ जाएगा इसके थ्रू स्टमक में। स्टमक में कौन सा ग्लैंड था बताओ, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सेक्रेट करेगा, मेनली सेक्रेट करता है पेप्सिन। दो चीज और बताया था, HCl और म्यूकस। पेप्सिन क्या करता है, डाइजेशन प्रोटीन का, ये प्रोटीन को तोड़ देगा अमाइनो एसिड्स में, सिंपलेस्ट फॉर्म है अमाइनो एसिड, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारे बॉडी से, ठीक है। अच्छा, ये HCl और म्यूकस का क्या काम है, देखो पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट तो कर देता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि HCl, ये पेप्सिन तभी काम करेगा जब एसिडिक मीडियम होगा। पेप्सिन वर्क्स इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है कौन, HCl, ठीक है। लेकिन HCl क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, याद है ना हम लोग टॉयलेट वगैरह में HCl का यूज़ करते हैं, टॉयलेट क्लीनिंग में फर्श पे गिरता है तो इससे पूरा फर्श जला देता है। तो हमारा स्टमक इतना सॉफ्ट है, उसके साथ क्या करेगा बताओ, ठीक है। तुम्हारे स्टमक का जो इनर लाइनिंग होता है ना, उसको भी खतरा होता है इससे, ठीक है। इसके लिए म्यूकस सिक्रेट करता है। अच्छा, म्यूकस क्या करेगा, हमारा जो स्टमक है उसके इनर वॉल पे क्या होता है, वो चिपक जाता है, ठीक है। अब जब वो चिपक जाता है म्यूकस, फिर HCl रिलीज होता है। HCl रिलीज होगा तो क्या होगा, अब वो स्टमक के कांटेक्ट में आता ही नहीं है। अब वैसी बात है, जब पेट के कांटेक्ट में ही नहीं आएगा HCl, तो हार्म भी नहीं कर पाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा, ये एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड कर देगा पेप्सिन को, और ये स्टमक को हार्म भी नहीं करेगा, और प्रोटीन को तोड़ भी देगा अमाइनो एसिड्स में, है ना। सारा काम हो गया, एसिडिक मीडियम भी हो गया और काम भी हो गया और कोई भी नहीं हुआ, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन टूट जाता है अमाइनो एसिड्स में, लेकिन अभी भी प्रोटीन का पूरा डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ। एक और एंजाइम आएगा, वो इसको हार्मोन आएगा, वो इसको फिर तोड़ेगा प्रोटीन को, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है ना, ये जो लीवर का सिक्रेशन है, लीवर क्या सिक्रेट करेगा, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, लीवर सिक्रेट कर दिया बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट, ठीक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पैंक्रियाज रिलीज करता है ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ठीक है। तो लीवर का सिक्रेशन, लीवर सिक्रेट किया, ठीक है। हल्का सा गैल ब्लैडर में कुछ देर के लिए स्टोर होता है, जैसे लीवर सेक्रेट किया, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला छोटा सा पार्ट दिख रहा है ना, ये गैल ब्लैडर है। तो लीवर सेक्रेट कर देता है बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट, ठीक है। और ये सेक्रेट होने के बाद क्या होता है, गैल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। अब जब फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, तब ये क्या करेगा, ये गैल ब्लैडर से रिलीज होता है क्या, बाइल सॉल्ट एंड बाइल जूस। फिर यहीं पे पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज भी अपना सेक्रेशन क्या कहाँ रिलीज करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और पैंक्रियाज क्या रिलीज करेगा, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ठीक। अच्छा, ये सबका एक एक प्रोसेस देख लेते हैं। बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस करता है फूड को एल्कली बनाता है। एल्कली कैसे हुआ, जैसे एसिड का बेस उल्टा उल्टा क्या होता है, अपोजिट बेस होता है ना, तो बेसिक मीडियम को हम लोग एल्कली मीडियम बोलते हैं, ठीक है। क्या हो रहा था कि स्टमक में, ठीक ना, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमें एसिडिक मीडियम चाहिए था, इसके लिए HCl सेक्रेट हुआ। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में है ना, फूड का डाइजेशन होने के लिए क्या होगा, एल्कली मीडियम चाहिए। और एक भी बात है ना, ये देखो
फूड को क्या हुआ, एसिडिक कर दिया है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज तो एक बेस ही करेगा ना, तो इसी के लिए बेस निकलता है बाइल जूस। ये क्या करता है, एक तरह से फूड को स्लाइटली एसिडिक करता है, एकदम स्लाइटली एसिडिक भी करता है और एक तरह से HCl को न्यूट्रलाइज भी करता है, ठीक है। और ये जो एल्कली मीडियम कर दिया, इसके हेल्प से ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, अपना काम कर लेगा। ट्रिप्सिन काम क्या करता है एल्कली मीडियम में, ठीक है। तो क्या करना, बाइल जूस का सिर्फ ये काम है कि फूड को एल्कली बना दिया। बाइल सॉल्ट क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अच्छा, फ्लैट का इमल्सिफिकेशन होता क्या है, ये देखो जनरली फैट है ना, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, तो इनको क्या इमल्सिफाई करना है, इनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना है। इसको तोड़ के ना छोटे छोटे पार्टिकल्स में इसको तोड़ दिया, छोटा छोटा कर दिया, ठीक है। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देना, दिस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये काम करता है बाइल सॉल्ट। अच्छा, ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन का भी सेम फंक्शन है जो पेप्सिन है। पेप्सिन क्या कर रहा था, प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा था, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, है ना। पेप्सिन ट्रिप्सिन, नाम सिमिलर लग रहा है ना, पेप्सिन ट्रिप्सिन। पेप्सिन भी प्रोटीन डाइजेस्ट कर रहा है और ट्रिप्सिन भी प्रोटीन डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो, पेप्सिन ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया, सलेवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर दिया, अभी भी फैट बचा हुआ है, ठीक है। तो फैट को डाइजेस्ट करेगा लाइपेज, ठीक है। ये फैट को तोड़ देगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन में तोड़ेगा, लाइपेज तोड़ देगा फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो सबका फंक्शन में क्लियर होगा। स्लेवरी एमाइलेज डाइजेशन करेगा कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, ठीक है। बाइल सॉल्ट क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। ये फैट, बड़े बड़े फैट को छोटे छोटे फैट में तोड़ दिया। अब ये जो छोटे छोटे फैट है ना, अब इसको तोड़ देगा लाइपेज, किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो तीनों का हमारा डाइजेशन हो गया, ठीक है। और अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। तो डाइजेशन का पूरा प्रोसेस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है, ठीक। अब फूड क्या हो गया, जो हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड बड़े बड़े पार्टिकल्स था, उसको हमने क्या कर लिया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ग्लोबुल्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब उस छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या करना है, हमें उसको एब्जॉर्ब कराना है, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और थोड़ा बहुत होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, इस पर भी एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, एंड अगर कोई कुछ दवाइयाँ खा रहे हो तो उसका होता है, सर्टेन ड्रग्स वाटर का होता है, ठीक है। तो फूड यहाँ पे सारे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे आ गए, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स जो थे उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, वेस्ट प्रोडक्ट आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर वहाँ से रेक्टम के थ्रू एनस में आ जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा, हमारे शरीर से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, सिंपलेस्ट शुगर था, अमाइनो एसिड था, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल था। इसका एब्जॉर्प्शन करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन ये एब्जॉर्ब करेगा कैसे, तो ये जो आप स्मॉल इंटेस्टाइन देख रहे हो ना, ये बाहर का एक्सटर्नल डायग्राम है, इसका हम इंटरनल डायग्राम देखते हैं। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर हम देखेंगे ना इंटरनल स्ट्रक्चर, तो कुछ इस तरीके का होता है, ये देख रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कोई बहुत सारे फिंगर्स हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इनर वॉल होते हैं, इसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, बहुत सारे, ठीक है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते हैं विलाई, विलाई बोल दो, विली बोल दो, विलाई, ठीक है, ठीक है। तो विलाई क्या करता है ना, ये सरफेस एरिया बढ़ाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या हुआ, जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको वो अब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। सिंपल सा एग्जांपल है, कोई एक चादर है, धो लिया पानी में और उसको धूप में डाल दिया, ऐसे ही बिना खोले हुए, देर से सूखेगा। उसी चादर को फैला दोगे तो बहुत जल्दी सूख जाएगा। तो हमने फैला के क्या किया, उसका सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया। तो सरफेस एरिया जब इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा वो एब्जॉर्ब कर लिया सनलाइट को, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब किया तो जल्दी सूख गया। सेम चीज़ होता है, अगर सिंपल फ्लैट होता अंदर से भी स्मॉल इंटेस्टाइन, तो बहुत ही कम सरफेस एरिया होता उस न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसी के लिए क्या हुआ, बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ गए। तो हर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या कर रहा है, एक सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है, किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो विलाई क्या करता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है फॉर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया को ये इंक्रीज कर देगा और इससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगा,
है ना। अच्छा, अब ये जो विलाई होता है ना, इसके चारों तरफ ये ब्लड कैपिलरीज होते हैं, ये देख रहे हो रेड है, ये ग्रीन सा है, ठीक है, ये ब्लड कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। तो ये क्या किया, ये विलाई के पास न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करके रखे हुआ है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ठीक है। अब ये क्या है, यही न्यूट्रिएंट्स है, यही न्यूट्रिएंट्स अब क्या चाहिए, हर पार्ट को चाहिए फूड उनका प्रोसेस के लिए। तो वो फूड क्या करेगा, इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। ब्लड वेसल क्या करता है, यहाँ पे देखो ये ब्लड वेसल, ये क्या करेगा, ये जो विलाई है ना, इससे ये एब्जॉर्ब कर लेगा न्यूट्रिएंट्स, और ये जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे, जो कि ग्लूकोज थे, कार्बोहाइड्रेट थे, प्रोटीन थे, वो सारे ब्लड वेसल एब्जॉर्ब कर लेगा विलाई से, और वो ब्लड में आ जाएगा, और ब्लड के थ्रू हमारे शरीर में जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, सारे में न्यूट्रिएंट्स चला जाएगा, और सारे पार्ट्स को न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन के अंदर, फूड को लेना, फूड को ब्रेक डाउन करना सिंपलेस्ट फॉर्म में, ताकि हमारा इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर पाए। फिर इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया ज़्यादा होता है विलाई के कारण, वो इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करता है, फूड को ब्लड स्ट्रीम में डालता है, और ब्लड के थ्रू वो जो हमने फूड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स मिला, वो सारे बॉडी सरफेस में, सारे बॉडी पार्ट्स में वो सर्कुलेट हो गया। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिस्पिरेशन के बारे में। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।